सर अभी तक हम लोगों ने बस इंट्रोडक्शन देखा है कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर एक सिंपल सा डिवाइस होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर सडन अमाउंट में करंट चाहिए ना, सडन इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, वो प्रोवाइड करती है। परमानेंटली ये इलेक्ट्रिक एनर्जी सर्किट को प्रोवाइड नहीं करती है। इग्नाइट करने के लिए, उसे स्टार्ट करने के लिए एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, और उसी एनर्जी को प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी डिवाइस में कैपेसिटर का यूज होता है। आई बात समझ में? नॉर्मल एनर्जी देने का काम जो इलेक्ट्रिकल सोर्स है वो करती है, लेकिन वो कांस्टेंट अमाउंट में एनर्जी देती है। लेकिन कोई भी डिवाइस जब इग्नाइट होता है, स्टार्ट होता है, उसे लार्ज अमाउंट में इग्नाइट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, कोई भी डिवाइस। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि देखो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें फैन की, तो फैन के जो एक्सिल होते हैं या उसके बैरिंग वगैरह होते हैं, वो सब सारे रुके हुए हैं। तो अभी वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा उनके बीच। अब आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट में वर्क करना पड़ता है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। आप अगर देखो कि जैसे मान लो एग्जांपल हम आपको बताए थे, एक टेबल रखा हुआ है और उस टेबल को खिसकाना है, तो खिसकाने में जितना फोर्स लगता है और खिसकाते हुए रहने में, दोनों में अलग अलग फोर्स लगता है। मतलब चलाते हुए रहने में आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जस्ट चलाने में, जस्ट चलाने से स्टार्ट, मतलब स्टार्ट करने में उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सेम ये हर डिवाइसेस के पास होती है। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, कोई भी मशीन हो, उसे इग्नाइट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। जो एनर्जी जो नॉर्मल सोर्स है, उसका ट्रेडिशनल सोर्स है, वो उसे प्रोवाइड नहीं कर पाती है, कांस्टेंट रेट से करती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक उसमें एक ऐसा डिवाइस लगा देते हैं जो पहले से अपने अंदर क्या एनर्जी स्टोर करके रखेगी। जब आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, तो उसे वो एनर्जी सडन प्रोवाइड कर देगी। आई बात समझ में? और उसी डिवाइस का नाम होगा क्या? कैपेसिटर। ठीक है, आज हम लोग ये करने वाले हैं कि कोई भी कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे या उसका होता कितना है। नॉर्मल आपने फॉर्मूला क्या देखा था कि वोल्टेज पे चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी। अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो फ्लो ऑफ चार्ज या कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज ये चेंज हो जाती थी, इसी पे डिपेंड करती थी। फॉर्मूला क्या आया था कैपेसिटेंस का? C इक्वल टू क्यू बाई वी। C इक्वल टू क्यू बाई वी कैपेसिटेंस। अभी हम लोगों ने क्या करा, एक ऑब्जर्वेशन के लिए एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया है। आप इसे कह दीजिए कि सर कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटर सिंपल सा एक कंडक्टर ही होता है और कोई खास बात नहीं होती। उनका थोड़ा सेटअप बनेगा, जैसे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करेंगे ना, उसी कंडक्टर का एक रीअरेंजमेंट करेंगे सुटेबली, ताकि हमें एक डिजायरेबल रिजल्ट मिल सके। तो वो रीअरेंजमेंट देखेंगे हम लोग। अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिए जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना? Q, रेडियस R का। समझ पा रहे? देखते हैं इसकी वजह से कितना होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है। आपने अभी अभी सीखा है बस एक चीज है क्या, कि जो कैपेसिटी होती है या कैपेसिटेंस होता है वो होता है Q बाय V। Q बाय V। अब इसके वजह से अगर हम यहाँ पे, आपको पता है कि कंडक्टर की वजह से, स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है कि Q बाय R, रेडियस ऑफ दिस स्फेयर। यहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूट कर दें, देयरफॉर C इक्वल टू क्या होगा? Q बाय V। V की जगह पे K, Q बाय R। R ऊपर शिफ्ट होगा, है ना, Q से Q उड़ गया। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा C आ गया R बाय K, और K की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखाएगा। ओवरऑल आपके पास रिजल्ट हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R। ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R। यूनिट और डायमेंशन ये हम लोग आपको बता चुके हैं। ये फराड होता है, ऐसे ऐसा है यूनिट। ठीक है, समझ पाए कैसे स्फेरिकल कंडक्टर का? ये देखो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर हम नहीं बोल रहे हैं आपको, क्योंकि ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे, आउट ऑफ सिलेबस वैसे है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने बस सिंगल सरफेस वाला एक कंडक्टर लिया है, जिसकी वजह से उसके सरफेस, मतलब उसकी वजह से उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, मतलब इस कंडक्टर की चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी कितनी है, इतनी है। आई बात समझ में?
इस कंडक्टर की चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी कितनी है, इतनी है। समझ पाए? बोलो बाबू। अगर आप ये बात समझ पाए हैं तो यहां से एक चीजें क्लियर हो जाती है कि अगर हमारे पास, ये क्लियर हो गया, ये बात क्लियर है सबको बाबू? तो यहां से एक आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। आप ये बताओ, हमारे पास मान लीजिए दो कैपेसिटर है, दो कंडक्टर है। एक का R1 चार्ज है Q1, सॉरी R1, और एक स्फीयर है जिसका रेडियस है R2। अब अगर जरा आप ध्यान से देखो इसके कैपेसिटेंस, अब हम अगर आपसे ये पूछे कि बाबू ये बताओ कि ये कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, ये कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, तो देखो तो दोनों की कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, C = 4πε0 R1, और इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, C2 = 4πε0 R2। आई बात समझ में? मतलब इसके जो कैपेसिटेंस का रेशियो होगा, देखो ना, 4πε0 R1 बाय 4πε0 R2, कह सकते हैं R1 बाय R2। और एक्चुअल में कैपेसिटेंस क्या बताता है, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। मतलब इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं कि C1 बाय C2 = R1 बाय R2। तो कैपेसिटेंस का वही रेशियो होगा जो रेशियो इसका रेडियस का होगा। आई बात समझ में? जिस रेशियो में किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का, ये बात पहले भी हम लोग कर चुके हैं शायद स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैट में, आपको याद होगा, इस पे कुछ क्वेश्चन भी करे हमने, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बेसिस पे करे ना, कि कैपेसिटेंस का रेशियो याद है, हमने बताया था कि किसी भी कैपेसिटी का रेशियो वहां बताया था कि कोई भी कंडक्टर की कैपेसिटी जितनी होगी, कैपेसिटी उतना ही वो चार्ज होल्ड करेगा, और कैपेसिटी का रेशियो उसके रेडियस के रेशियो के बराबर होता है। क्या ये बातें हो चुकी थी पहले? हाँ या ना? बिल्कुल हो चुकी थी, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? समझ पाए सर? बोलो, यहां तक क्लियर है? अगर ये बातें क्लियर है तो इसे एक बार देख लीजिए, फिर से दिक्कत हो तो बात करेंगे। एक छोटी सी बात है, आप लोग बताइए कि हमारे पास मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा स्फीयर हो जिसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड हो। नहीं, आप उसका रेडियस बता दो तो, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, या स्फीयर या स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड। काफी छोटा कैपेसिटेंस हुआ, हमें 1 माइक्रोफराड कैपेसिटेंस चाहिए। इसके लिए हमने क्या, एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया है। उस स्फेरिकल कंडक्टर का साइज क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, 1 पॉइंट, पक्का है? सॉल्व करो, देखो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्फेरिकल कंडक्टर चाहिए जिसका रेडियस r हो, r फाइंड करना है। इसकी वजह से कैपेसिटेंस कितनी होती है, 4πε0 टाइम्स ऑफ r। कैपेसिटेंस कितना चाहिए, 1 माइक्रोफराड। वेट कर देते हैं, ठीक है, तो 4πε0 r = 1 माइक्रोफराड। SI में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे, 10⁻⁻6। 4πε0 r = 1 × 10⁻⁻6 फराड। आपको r चाहिए, r = 1 × 10⁻⁻6 बाय 4π × ε0 है। अब ε0 का वैल्यू आपको पता है कितना, 8 ε0 का वैल्यू, अच्छा ये 1/4πε0 का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9 होता है। आप इसे ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 10⁻⁻6 बाय 9 × 10⁻9, ऐसा ही कुछ। हाँ जी, इंटू हो जाएगा। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9, तो ये 9 × 10⁻9 × 10⁻6। जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो ये 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 10⁻3। कहने का मतलब इतना मीटर आया, तो लगभग ये कह सकते हैं 9 किलोमीटर, कह सकते हैं 9 किलोमीटर। आई बात समझ में?
अब आप इमेजिन करिए, देखो कितनी अजीब बात है, कितना छोटा सा कैपेसिटेंस चाहिए और उसके लिए हमें इतना बड़ा कैपेसिटर बनाना पड़ेगा। क्या लगता है ये कैपेसिटर कहीं सेट हो पाएगा? 9 किलोमीटर रेडियस का 9 किलोमीटर रेडियस का एक स्फेरिकल कंडक्टर कौन से पंखे में लगाओगे, कौन सा टीवी में, कौन सा मोबाइल में लगाओगे बाबू? नहीं लग रहा है अजीब है? यही प्रॉब्लम था स्फेरिकल कंडक्टर वाले कैपेसिटर का, इसीलिए तो हम लोग इसको आउट ऑफ सिलेबस करते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं, ये बनता नहीं है, नहीं आता है मार्केट में। कौन इतना खर्चा करेगा बताओ? 1 माइक्रोफराड कैपेसिटेंस, बताइए, इससे तो कुछ जो पंखा हिलेगा भी नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा वाला बात होता। और उससे उसको बनाने के लिए 9 किलोमीटर रेडियस का आपको स्फीयर चाहिए। लगता है ये बात ठीक है? नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, समझना जब इम्पोर्टेंट था, इसीलिए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये उत्पत्ति हुई। इसी प्रॉब्लम को दूर करती है कौन? सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं था, और भी प्रॉब्लम है इसके पास। एक तो ये था इसका लार्ज साइज हैविंग लेस कैपेसिटेंस, बहुत बड़ा साइज लेस कैपेसिटेंस देता है, एक ये प्रॉब्लम था। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसे पहले नोट करिए फिर बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा स्फीयर है जिसका रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर 1 मीटर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस हमने बनाया 1 मीटर का, तो बताइए इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? सिंपल सी बात है, काफी कम आएगी, दिख के लग रहा है। जैसे देखो, हमें C निकालना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R। अब आपको पता है कि 1/4 पाई होता है इतना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग R बाय 9 × 10⁹ नहीं, R कितना है? 1 मीटर। इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होता है 9 × 10⁹, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा? 1/9 × 10⁻, है ना? इसका एक ही मतलब हुआ ना कि R बाय, मतलब कह सकते हैं इसको 1 मीटर बाय 9 × 10⁹, क्या? और ये वैल्यू लगभग 1.1 × 10⁻⁻8 के आसपास आएगा, इतना है। हाँ, -8 के आसपास आएगा, -8 आएगा। हाँ जी, -9 एक 10 हो जाएगा ना बाबू, तब 10 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ये फराड में आएगा, तो 1.1 × 10⁻⁴ माइक्रोफराड कह सकते हैं, जो भी, फिर भी कम है ना, बहुत कम है, वेरी लेस, ये वैल्यू बहुत ही कम है। अब प्रॉब्लम ये है कि बड़ा कैपेसिटर हम बना नहीं सकते, स्फेरिकल बड़ा कंडक्टर हम बना नहीं सकते, क्योंकि आपको देखो ना कितना छोटा सा कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए कितना बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर बनाना पड़ा, और छोटे से तो कोई काम बन ही नहीं रहा है। क्या करें? इस प्रॉब्लम से बचने के लिए नया टाइप का कैपेसिटर बनेगा, और क्या। ठीक है, जो बनाएंगे हम लोग अगला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लें पहले, जो क्वेश्चन आपको कुछ कैलकुलेशन सिखाएगा, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं इससे, ठीक? हाँ, आसान सा सवाल है, बस कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो समझना है। हाँ, एक आइसोलेटेड स्फीयर है जिसका कैपेसिटेंस दे रखा है आपको 50 पिकोफराड, इसका रेडियस बताएं, और हमें ये भी बता दें आप कि इस पे कितना चार्ज रखें ताकि इसका पोटेंशियल कितना हो जाए 10⁴ वोल्ट। नहीं, क्यू निकालना है और आर निकालना है, कैलकुलेट करिए। बिल्कुल ही बेसिक सा सवाल है, हमसे पूछा गया है कि आपको अगर कैपेसिटेंस 50 पिकोफराड मतलब 50 × 10⁻⁻12 फराड दे रखा है, रेडियस पूछा है, तो R इक्वल टू, आपको पता है कि C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R, मतलब R इक्वल टू C बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C का वैल्यू 50 × 10⁻⁻12 और 1/4 पाई का होता है 9 × 10⁻9, तो 9 × 10⁻9 सॉल्व करेंगे तो 9 5 जा 45 × 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.45 मीटर।
आएगा। और दूसरा हमसे पूछा गया है कि अच्छा हाउ मच चार्ज, ये पहले वाले का कैलकुलेशन समझ पाए सब लोग सर। दूसरा वाला पूछ रहा है कि क्यू निकालना है ना, कि पोटेंशियल रेज टू, हमें देखो सी तो पता है ही 50 इंटू 10⁻⁻12 फराड, और इसका आर हमें पता ही है 0.45 मीटर, हमें भी निकालना है। तो v इक्वल टू, सीधी सी बात आपको पता है कि या c इक्वल टू क्यू बाय वी या v इक्वल टू क्यू बाय सी, सिंपल सी बात है, क्यू सी दोनों पता है। तो क्यू कितना, अच्छा क्यू निकालना है सॉरी, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा सी भी, नहीं क्यू इक्वल टू सी भी, क्यू सी भी, सी कितना 50 इंटू 10⁻⁻12, और v आपको कितना चाहिए, ओ गुड, v कितना चाहिए 10⁻4 वोल्ट चाहिए, इतनी वोल्ट के लिए, तो 10⁻4 वोल्ट। सॉल्व करेंगे कितना आ गया 0.5 माइक्रो कूलम। क्लियर है सबको, ये सभी लोग समझ पाए सर। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे क्यू होगा, क्यू इक्वल टू सी वी, समझ पाए सभी लोग। देखिए सिंपल सी बात है कि 27 छोटे छोटे ड्रॉप्स थे, ऐसे ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं 27 ड्रॉप्स, और सारी ड्रॉप्स मिलके 27 ड्रॉप्स मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाया। अब इसका रेडियस क्या होगा, तो इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, लेकिन वॉल्यूम तो सेम ही होगा, वॉल्यूम तो इक्वेट कर सकते हैं। तो 27 स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो 4/3 पाई कैंसिल आउट, मतलब ये हो गया आपका आर क्यूब बाय सॉरी क्यूब रूट कर देते हैं दोनों तरफ, तो 27 इंटू आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब, अगर क्यूब रूट कर देंगे तो कैपिटल आर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर आया, सिंपल सी बात है। और आपको ये पता है कि हमसे क्या पूछा रहा है, बिगर का ना, बिगर का पूछ रहा है ना, तो सिंपल सी बात है, आपको बिगर का रेडियस आ गया, छोटे वाले का दे रखा है। अच्छा चार्ज कितना है, एक पे कितना चार्ज है 10⁻⁻12 फराड, हाँ सी इक्वल टू क्यू बाई वी, एक का सी निकाल लेते हैं, सी कैपेसिटेंस 4 पाइप, अच्छा स्फीयर का एक का ना, हाँ हाँ, तो सी इक्वल टू सी छोटा वाले का, बड़े वाले का, चलो सी इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा, और आर आपको कितना है 3 टाइम्स ऑफ आर, छोटा वाले का दे रखा है 3 mm, हाँ ठीक है। तो कैपिटल आर कितना आ जाएगा, कैपिटल आर इक्वल टू 3 इंटू 10⁻mm है ना, mm को मीटर लिखेंगे तो -3 होगा, -3, मतलब ये हुआ 9 इंटू 10⁻, हाँ हाँ 9 इंटू 10⁻−3 मीटर, समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब हमें C निकालना है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁻−3 मीटर, इसको सॉल्व करेंगे तो इस क्या होगा 9 इंटू 10⁻−3 बाय 9 इंटू 10⁻9, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 10 C इक्वल टू 9 3 12 10⁻−12 फराड, जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो 1 पिको फराड भी कह सकते हैं इसी को ना, 1 पिको फराड, समझ गए कहाँ मिस्टेक हुआ था, देख लीजिए 1 पिको फराड। अब इसका पोटेंशियल पूछा जा रहा है, तो पोटेंशियल तो आपको पता है कि पोटेंशियल इक्वल टू सी इक्वल टू होता है क्यू बाय वी, तो वी इक्वल टू क्यू बाय सी, क्यू कितना है, क्यू कितना होगा, देखो ना एक पे चार्ज कितना है, 1 पे एक स्फीयर पे चार्ज इतना है, तो हमारे पास 27 स्फीयर है ना, तो टोटल चार्ज हमारे पास कितने होंगे 27 इंटू ना 27 इंटू 10⁻−12, ये समझ पाए, और C कितना निकाला 10⁻−12, कट्टो कट्टो कितना हुआ 27 वोल्ट, सिंपल सी बात है, समझ पाए सर। सवाल ये है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, स्फेरिकल ड्रॉप है, एक ये जिसका वोल्टेज V, रेडियस R, एक और है सेम आइडेंटिकल है R V, ये स्फेरिकल ड्रॉप है, ये कोलैप्स हुआ, कोलैप्स मतलब
मर्ज हुआ और मर्ज करके एक बिगर ड्रॉप बनाएगा। तो हमारे पास एक बिगर ड्रॉप है जिसका रेडियस r है। क्या लगता है, क्या पूछ रहे होंगे हम आपसे, बताइए। इसका c और v, नहीं, इसका c और इसका v बताएं, जल्दी बताएं। इसका r कितना आ जाएगा, रेडियस, रेडियस बड़े वाले का वॉल्यूम इक्वेट करिएगा। तो 2 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब होगा ना। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, मतलब आपको ये मिल गया कि कैपिटल R जो होगा मे बी 2 इंटू 10 1/3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r हुआ ना कैपिटल R। बोलो, अब सिंपल सी बात है, आपको स्मॉल c कितना है, ये जो छोटा वाला c है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r है ना बाबू, ये स्मॉल c है ना, ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग c डैश की बात करें। c डैश इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r होगा। अब इसके जगह पे क्या पुट करिएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r के प्लेस पे क्या रखोगे, 2 पे पावर 1/3 टाइम्स ऑफ r होगा। सिंपल सी बात है। और आपको पता है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के प्लेस पे क्या रखिएगा, तब सिंपल सा c इंटू, मतलब इसका आंसर आ गया आपका 2 पे पावर 1/3 टाइम्स ऑफ स्मॉल c इक्वल टू c डैश। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, 2 पे पावर 1/3 का वैल्यू ऐसे रहने दीजिए, क्या कुछ गड़बड़ है, बोलो बाबू, है ना, ठीक है। अब बात कर ले हम लोग c का, v का। v डैश को v के टर्म में एक्सप्रेस करना है। आइए c डैश समझ पाए सर, गुड। आओ v डैश की बात करें। आपको पता है कि v इक्वल टू क्या है, पहले से हमारे पास v इक्वल टू q बाय सी, q बाय सी, ये पहले से हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें v डैश चाहिए, तो v डैश इक्वल टू q बाय सी डैश, ये सुनो। अब q कितना होगा, सी डैश की जगह पे, हाँ, तो अगर हम यहाँ पे Q के जगह पे Q और C डैश की जगह पे C का वैल्यू, C डैश की जगह पे C डैश का वैल्यू रखेंगे, C डैश का वैल्यू कितना होगा, 2 पे पावर 1/3 टाइम्स ऑफ C, बोलो, ठीक है। अब आप बताओ, ये Q बाय C है ना, Q बाय C को V लिख सकते हैं, तो V बाय 2 पे पावर 1/2 कह सकते हो, V पे पावर, बोलो बोलो, एक बार देख लो अच्छे से। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक ये हुआ है कि हमारे पास जो, एक सेकंड, हमारे पास जो नया वाला चार्ज होगा वो नया चार्ज 2 होगा ना, तब दोनों स्फीयर पे, इस पे भी चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है, तो इस पे चार्ज 2Q होगा ना, इसके लिए Q 2Q लिखिएगा ना, सॉरी, हाँ, तो 2Q बाय C, तो ये क्या हो जाएगा, 2V हो जाएगा। ये सुनो, बोलो वो, नहीं समझे, Q बाय C को ये ऑलरेडी क्या लिखाएगा, Q बाय C को क्या लिखेंगे, बात को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो Q बाय C, हाँ, ये हो जाएगा 2V, Q बाय C, सॉरी, Q बाय C का मतलब तो V हुआ ना, Q बाय C का मतलब तो V हुआ, यहाँ पे 2Q बाय C है, तो 2V बाय 2 पे पावर 1/3। अब देखो 2 पे पावर ऊपर 1 है, आपको v डैश इक्वल टू, v तो रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या होगा, 2 पे पावर 1 था ऊपर, और यहाँ पे आपको पता है कि डिवीजन में पावर माइनस हो जाता है, तो 1 माइनस 1/3। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 2 पे पावर 2/3 टाइम्स ऑफ v, ये आएगा v डैश, मतलब v डैश इक्वल टू 2 पे पावर 3v। ये मैथमेटिक्स है, इतना ज्यादा सिंपल मैथमेटिक्स है, समझ पाए कैसे कैलकुलेट किए, रेडियस के साथ रिलेशन कैसे स्टेब्लिश किए, एक बार फिर से बता देते हैं, देख लो। हमने क्या किया, रिलेशन पहले r से r में निकाल लिया, वॉल्यूम को इक्वेट करके, ऐसा आया, c डैश इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, स्मॉल r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे स्मॉल c यूज किए, 2 पे पावर 1/3 रहा एज इट इज। अब हमें पता है कि v इक्वल टू q बाय c होता है, नहीं, तो v डैश इक्वल टू क्या होगा, q बाय c, c डैश, q कितना, q डैश बाय c डैश होगा ना बाबू,
क्यू डैश बाय सी डैश होगा ना, तो क्यू डैश का वैल्यू कितना होगा, इस पे क्यू क्यू, इस पे क्यू, इस पे 2q होगा ना, तो 2q बाय सी डैश, तो 2q बाय सी डैश की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2 पे पावर 1/3 टाइम्स ऑफ सी। अब बोलो q बाय सी के बदले v लिखोगे, पुराना वाला 2 तो 2 ही रहेगा। अब बोलो यहाँ पे क्या है, 2 पे पावर 1 और यहाँ पे 2 पे पावर 1/3, डिवीजन में पावर माइनस हो जाता है, पावर माइनस कर दिए, सॉल्व कर लिए। समझ पाए सर सब लोग? हम लोग अभी एक्सप्रेशन करने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो क्यों और कितनी होगी। क्यों का कारण क्या है कि देखो, इनिशियली हमने एक अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर लिया जिसका रेडियस r था, इस पे अभी कोई चार्ज है नहीं, इस टाइम क्या है, एट t इक्वल टू 0, आप मान लेते हैं एट t इक्वल टू 0 पे कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, एट t इक्वल टू 0 पे q कितना है, 0 है, ठीक है। लेकिन आप बताइए क्या इसका c 0 होगा, नहीं, c तो जितना होता है उतना ही होगा। आई बात समझ में? तो c 0 की बात नहीं करेंगे, क्लियर है? समझ पाए सर? कुछ टाइम बीता, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, नहीं, एट t बराबर t पे, ठीक है, एट t बराबर t पे चार्ज कुछ हुआ, q बराबर मान लो q चार्ज हुआ, कोई दिक्कत? तो अभी अच्छा, कैपेसिटेंस इसका कितना है, कैपेसिटेंस तो c ही रहेगा, इसका भी कैपेसिटेंस क्या है, c ही रहेगा। अभी v कितना है इसमें, बोलो 0, कोई चार्ज नहीं तो v भी नहीं होगा। अभी v कितना होगा, v इक्वल टू, बोलो बोलो, v इक्वल टू q बाय c, चार्ज कितना हुआ q और c ऑलरेडी जितना था उतना ही होगा, बोले कोई दिक्कत नहीं। क्या हम यहाँ पे c का एक्सप्रेशन इस वक्त ऐसा लिख सकते हैं, c इक्वल टू q बाय v, इस वक्त 0 मत लिखना, c इक्वल टू q बाय v यहाँ पे लिख सकते हैं, बोलो ठीक है, ठीक है। अब ये हुआ कि कोई बीच वाला टाइम है, आप ये बताइए, ये बात ध्यान में रखिएगा, किसी भी कैपेसिटर को चार्ज होने में ना काफी ज्यादा टाइम लगता है, इनफिनाइट टाइम लगता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है, ये बात समझ गए? हाँ, तो चार्ज होने में इसे लगेगा बहुत ही ज्यादा टाइम, याद रखिएगा, ठीक है। एट t इक्वल टू इंफिनिटी, अब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब वो टाइम रिस्पेक्टिव है, ये जरूरी नहीं कि अनंत काल तक लगेगा, 6 साल लगेगा, 5 साल लगेगा या 5 जन्म लगेगा, वो वाला टाइम नहीं है, वो एक रिस्पेक्टिव टाइम है। 2 घंटा भी इनफिनाइट होता है, नहीं, आधा घंटा भी इनफिनाइट टाइम होता है, वो रिस्पेक्टिव है। तो बहुत ही ज्यादा टाइम बाद, काफी लंबे टाइम के बाद कैपेसिटर क्या होगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। और इसके पास आफ्टर t इक्वल टू टी पे v का एक्सप्रेशन क्या लिखाएगा, q बाय c, या c का एक्सप्रेशन लिखाएगा क्या, q बाय, बोलो कोई दिक्कत नहीं। समझ पाए? मतलब हम क्या रहे हैं कि इन्फिनिटी से dq चार्ज लाके यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी से हम लोग क्या कर रहे हैं कि dq चार्ज लाके इस पे डिपॉजिट कर रहे हैं। कुछ टाइम में हमने स्टार्टिंग में तो कोई चार्ज नहीं था इस पे, फिर dq लाया, कुछ टाइम बाद इस पे चार्ज dq एडअप होके q बना, फिर इनफिनाइट टाइम बाद बहुत ही लेट से इस पे टोटल चार्ज ये फुल्ली हो चुका है, ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर हो गया। तो फुल्ली चार्ज जितना चार्ज होना था वो हो चुका है। बोलिए अब क्या होता है कि यही जो चार्ज लाके आपने इस पे डिपॉजिट किया ना, इस चार्ज को लाने में वर्क डन किया गया होगा कि नहीं हो गया? तो हमने ये इसलिए कहा है कि वर्क डन टू चार्ज दी कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क डन होता है वही स्टोर हो जाएगी इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में। ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, यस और नो? आप जो वर्क डन करोगे वही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर होगी कि नहीं होगी? क्लियर है? ये बात समझ पाए? अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके डेरिवेशन पे, मेन मुद्दे की बात पे, ठीक है। आयो, अब बताओ dq चार्ज लाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, आप ये बताइए तो। नहीं, आप ये बताइए, टू गिव स्मॉल चार्ज
स्मॉल चार्ज डी क्यू, वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन मान लेते हैं डी डब्ल्यू। डी क्यू चार्ज करने में कैपेसिटर को कितना वर्क करना पड़ा होगा, डी क्यू वर्क करना पड़ा नहीं। और ये डी क्यू कैसे लिखाएगा, आपको पता है कि डी डब्ल्यू बराबर डी वी इंटू डी क्यू। बोलो कोई दिक्कत नहीं, जैसे चलो ऐसे भी लिख लेते हैं, रुको ऐसे लिखते हैं एक्सटर्नल इस पे टर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस वाले टर्म में डी डब्ल्यू, वही करते हैं। अभी हमने इसके सरफेस पे लाया था, पोटेंशियल क्या था, एस बना, डी क्यू चार्ज आने के बाद पोटेंशियल एस बना। कहाँ से पोटेंशियल ला रहे हैं, इन्फिनिटीज। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टी डब्ल्यू एक्सटर्नल इन ब्रिंगिंग चार्ज डी क्यू। ठीक है, ये बेसिक डिफिनेशन से आ रहे हैं हम लोग, कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। पोटेंशियल पे इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो, तो सरफेस पे पोटेंशियल अभी डेवलप हुआ है डी क्यू चार्ज की वजह से कितना, टी डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय डी क्यू। तो यहाँ से डी एक्सटर्नल आ गया आपका, कह सकते हो, ठीक है। और आपको ये पता है कि डी क्यू चार्ज की वजह से सरफेस पे पोटेंशियल कितना बनता है, क्यू चार्ज की वजह से सरफेस पे पोटेंशियल कितना बनता है, के क्यू बाय आर। पोटेंशियल पे तो इसको लिख सकते हैं के क्यू बाय सरफेस आर, तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय डी क्यू। यहाँ से डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू बाय आर टाइम्स ऑफ डी क्यू। ये वर्क डन का एक्सप्रेशन आया, बस सिंपल सी बात है। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, तो मैटर क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक देखो एक्सप्रेशन समझ में आया। तो हमारे पास टोटल वर्क डन अगर हम चाहते हैं फाइंड करना, टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन इसी डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी डब्ल्यू टोटल एक्सटर्नल वर्क डन, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, जीरो चार्ज करने, मतलब जब चार्ज जीरो था तब से जब चार्ज फुल्ली हो गया क्यू, तब तक जो वर्क डन करना पड़ा, ये ना। बस इसका एक्सप्रेशन क्या लिखाएगा, के क्यू बाय आर डी क्यू, जीरो से लेके क्यू तक, कोई दिक्कत नहीं। के को बाहर कर लेते हैं तो वर्क डन एक्सटर्नल टोटल हो जाएगा आपका, के बाय आर बाहर आ गया, और ये इंटीग्रेट कौन होगा, इंटीग्रेट आपका जीरो से क्यू तक कौन होगा, क्यू डी क्यू। बस क्यू डी क्यू इंटीग्रेट करिएगा तो कितना होगा, के बाय आर क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय टू, क्यू स्क्वायर बाय टू, जीरो से क्यू तक। सब्स्टिट्यूट करिए अपर लिमिट के बाय आर, अपर लिमिट पुट करिएगा तो क्यू स्क्वायर बाय टू माइनस जीरो, मतलब हो गया आपका के क्यू बाय आर, अच्छा के क्यू स्क्वायर बाय टू आर ऐसे लिखेंगे। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना तो बाबू, के क्यू बाय आर इंटू क्यू बाय टू, बोलो जरा, लिख सकते हैं या रहने दो, कोई बात नहीं, ये क्लियर है। अब देखो ये वर्क डन, हमको पता है कि यही वर्क डन किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। वर्क डन एक्सटर्नल जितना होगा, मतलब आपकी एनर्जी कितनी हो गई, के क्यू स्क्वायर बाय टू आर, लेकिन इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, ओरिजिनल फॉर्म इसका देखो जरा, के के बदले आप क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाय टू आर, ये सुनो, बोलिए लिखेंगे। अब आप हमें ये बताइए, इसकी वजह से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या लिखाएगा, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखते हैं। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बदले सी इंट्रोड्यूस करवा दें, तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी के सी के टर्म में क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बाय टू सी नहीं हुआ, क्यू स्क्वायर बाय टू सी नहीं हुआ, क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, के क्यू स्क्वायर बाय टू आर, के के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्यू स्क्वायर बाय टू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बदले सी इंट्रोड्यूस कर दें, तो क्यू स्क्वायर बाय टू सी ने बचा, किसको, पोटेंशियल एनर्जी को, वर्क डन एक्सटर्नल के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन एक्सटर्नल के बराबर ही तो होगा। ये समझ पाए बात को, बस हो गया। इस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कंडक्टर
कितना होगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c। देखो अगर आपको ये रिजल्ट याद रखने में दिक्कत होती है तो आप आराम से इसका एक दो एक्सटेंडेड वर्जन है उसे याद रखिए, ठीक है। इसे साफ करें या रुको, हाँ इसे साफ करते हैं। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आया है ओरिजिनल क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब आओ, हमारे पास दो तीन फॉर्मूले पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है। चूंकि आपको पता है कि C इक्वल टू क्यू बाय वी होता है, C इक्वल टू क्यू बाय वी होता है। इस C को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो U इक्वल टू क्यू स्क्वायर ही रहेगा और 2c के प्लेस पे क्या रखोगे, क्यू बाय वी। तो क्यू बाय वी, क्यू ऊपर जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो बताइए क्या होगा, हाँ हाफ क्यू वी, हाफ वी क्यू या क्यू वी। एक तो रिजल्ट आया, एक और खूबसूरत रिजल्ट है यानी U इक्वल टू हाफ वी। आपको एनर्जी का फॉर्मूला सबसे आसान और सिंपल वाला कौन सा याद है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर याद है। इस फॉर्म में इसको याद रखिए, वो याद रहता है। आप देखो क्या करो यहाँ पे, हाँ Q के यहाँ पे लिख सकते हो Q इक्वल टू सी भी पुट कर दीजिए। Q स्क्वायर के जगह पे क्या रखिएगा, C स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2c, एक C से एक C कटा, U इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर हुआ। ये याद रहता है, हाफ एम बी स्क्वायर टाइप का है, हाफ सी वी स्क्वायर याद रहेगा। हाफ सी वी स्क्वायर तो याद रखोगे ना, बस हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर याद रखिए, काम खत्म। समझ पाए, बोलो फॉर्मूला समझ में आया। मतलब एक शब्द में आप याद रखिए कि एनर्जी स्टोर्ड हुआ आपका क्यू स्क्वायर बाय 2c या हाफ क्यू वी या हाफ सी वी स्क्वायर। ये यहां से यहां तक एक्सप्रेस कैसे हुआ है, एक्सप्रेस आपने क्या किया है, C इक्वल टू क्यू बाय वी पुट करके, और इसको इससे एक्सप्रेस करने के लिए क्या कर सकते हैं, Q इक्वल टू सी वी पुट करके। तो आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला जो आपको लगे कि इजी है याद रखना, उसे प्लीज याद रखिएगा। हाफ सी वी स्क्वायर याद रखिए, आसान फॉर्मूला है।